हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जीते। तो दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर आया हूं आप लोगों के लिए आधुनिक भारत का इतिहास, जो आपका महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन है। इससे पहले मैंने विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन कराया था, जो आधुनिक भारत से रिलेटेड था। और उससे पहले मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत जो है पूरा कोर्स हो चुका है, तो आप लोग जाकर ज़रूर देखें। और आज हम लोग शुरू करते हैं महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन, जो आधुनिक भारत का इतिहास है। जो आज जो सेशन होगा वो एक प्रश्न नंबर 1 से शुरू होगा और लगभग 600 क्वेश्चन होंगे आधुनिक भारत के, जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन जो है, एक्सला-सैपिल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, 1 और 2 दोनों, तो दोनों को देख लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति जो हुई थी एक्सला-सैपिल संधि के तहत हुई थी और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया था। ठीक है, 1748 के एक्सला-सैपिल संधि के तहत। तो ये दोनों कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, दूसरा नंबर, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे। तो 2 का आंसर डी हो जाएगा, सतीश चंद्र। ठीक है, सतीश चंद्र। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। तो तीसरा का आंसर सी हो जाएगा, अकबर द्वितीय। ठीक है, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था, अकबर द्वितीय ने ही। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम था। तो 4 का आंसर बी हो जाएगा, जहादर शाह। ठीक है, जहादर शाह, जिसे हम लंपट मूर्ख के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन था। ठीक है, तो 5 का आंसर सी हो जाएगा, हुगली। हुगली जो था वो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित था निम्नलिखित में से। ठीक है, नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। ठीक है, तो 6 का आंसर जो हो जाएगा और डी हो जाएगा, जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था कालीकट में। अगला पॉइंट है, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। तो 7 का आंसर डी हो जाएगा, ये आप लोग को भी मालूम होगा, पुर्तगालियों ने। ठीक है, पुर्तगालियों ने। अगला पॉइंट है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। VVI क्वेश्चन है, तो 8 का आंसर बी हो जाएगा, अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ निर्मित किया था। तो 9 का आंसर ए हो जाएगा, कोचीन में। ठीक है, पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग जो है भारत में कहाँ स्थापित किया, तो वो कोचीन में स्थापित किया था। नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया। तो 10 का आंसर बी हो जाएगा, और अंग्रेजों ने। ठीक है, अंग्रेजों ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में। फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है। तो 11 का आंसर ए हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में। अगला पॉइंट है आपका, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। तो 12 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, ये सही था। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तो ये तीनों जो है उनकी सफलता का राज था। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था। तो 13 का आंसर डी हो जाएगा, मुगलों एवं अंग्रेजों के पारस्परिक संबंध। ठीक है, ये कारण नहीं था। बाद बाकी तीनों था, भारत में पुर्तगालियों की बढ़ती अलोकप्रियता, पुर्तगालियों के घटते संसाधन और अंग्रेजों की नाविक शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यापारिक शक्तियों में से किसे 1717 ईस्वी में चुंगी अदा करने की छूट दे दी गई थी। तो 14 का आंसर बी हो जाएगा, अंग्रेज को।
नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो 15 का आंसर बी हो जाएगा, लुई 14वां। लुई 14वां फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इसकी स्थापना जो हुई थी, कब हुई थी? 1664 में, ठीक है, 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में लुई 14वां के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी किसके शासनकाल में? तो 16 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, लुई 14वां के शासनकाल में, लुई 14वां। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो 17 का आंसर सी हो जाएगा, कोलबर्ट को। कोलबर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कोलबर्ट को माना जाता है। तो दोस्तों ये जो है ना, चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन है जो आधुनिक भारत से रिलेटेड है, और आधुनिक भारत जो है हिस्ट्री का किसी भी एग्जाम के लिए रीढ़ की हड्डी माना गया है। तो इसका एक एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ें, और इसका जो सेशन होगा वो 600 क्वेश्चन का होगा। 100-150 तो मैंने पहले ही करा दिया था, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन का संकलन है। और आज से शुरू हो गया है ये आधुनिक भारत का 600 लगातार मैराथन। तो आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ, और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। लगातार बने रहिए, सारे एग्जाम्स के लिए मैं आप लोगों के साथ हूँ, चाहे वो बीपीएससी हो या बीपीएससी का जो पीटी हो, दरोगा हो, ठीक है, बिहार एसएससी हो, सबके लिए मैं तैयार हूँ। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए यूरोपियन युद्धों में से किसने भारतवर्ष में प्रथम कर्नाटक युद्ध फरका दिया? ठीक है, तो 18 का आंसर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का युद्ध। ठीक है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का युद्ध, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, वाडीवास के युद्ध 1760 ईस्वी में, इसमें किसकी हार हुई थी और कौन जीता था? ठीक है, तो 19 का आंसर सी हो जाएगा, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। वाडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हो गई थी। किसने हराया था? तो अंग्रेजों ने हराया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो 20 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, अकबर था। ठीक है, 1600 ईस्वी में अकबर ही था, क्योंकि 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, यूरोपीय व्यापार में एक नए युग का उद्घाटन करने हेतु वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था। तो कब पहुंचा था? तो 21 का आंसर सी हो जाएगा, मई 1498 में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, मई 1498। तो देखिए यहाँ डेट दे दिया है, तो 1498 सारे ऑप्शन में है, तो आपको मई याद रखना होगा, 5वें महीने में आया था वो। ठीक है, अगला पॉइंट है, राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? वीवीआई क्वेश्चन है, अदालत ए आला की स्थापना महाराजा रंजीत सिंह ने किया था। कहाँ पर किया था? तो 22 का आंसर बी हो जाएगा, लाहौर में। ठीक है, लाहौर में। अगला पॉइंट है 23 नंबर, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा रंजीत सिंह को किससे प्राप्त हुआ था? तो 23 का आंसर डी हो जाएगा, शाहसूजा से। शाहसूजा से रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किसने 1755 में डीडी गुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो 24 का आंसर बी हो जाएगा, हैदर अली। ठीक है, हैदर अली जो टीपू सुल्तान के पिताजी थे। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, तो 25 का आंसर सी हो जाएगा, 4 2 1 3। ठीक है, 4 2 1 और 3। तो इस तरह से इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। मंगलौर की संधि जो हुई थी वो आपका 1784 में हुआ था। सालबाई की संधि 1782 में हुआ था, और मद्रास की संधि 1769 में हुआ था। तो आप लोग डेट जरूर याद रखिएगा, ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अच्छे से इसको 1-2 बार पढ़ के याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी? ठीक है, तो 26 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, फैजाबाद। ठीक है, फैजाबाद। नेक्स्ट है, अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? ठीक है, तो 27 का आंसर सी हो जाएगा, साम्राज्य का वजीर, मतलब प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। वजीर को उस समय प्रधानमंत्री का दर्जा था। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो 28 का आंसर डी हो जाएगा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू की पराजित और युद्ध के मध्य दिव्यगंत हुआ था। मतलब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था उसमें टीपू सुल्तान की हत्या हो गई थी, और उस ठीक है उस टीपू सुल्तान हार गया था। तो ये जो है सुमेलित है, बाद बाकी तीनों गलत है।
नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान लड़ते हुए द्विगंत हुआ था किस आंग्ल मैसूर में? तो अभी पढ़े हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट है युद्ध और संधि है, इनमें कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये आपको खोजना है, ठीक है। तो 30 का आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है ऑप्शन डी। बाद बाकी तीनों सही है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था एक्सला सैपल की संधि जो 1748 में फर्स्ट क्वेश्चन था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि से, और प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 31 नंबर, टीपू सुल्तान के निम्नलिखित पुत्रों में से बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टनम के समझौता में अंग्रेजों को नहीं दिया गया था, कौन था? ठीक है, तो 31 का आंसर बी हो जाएगा, फतेह हैदर। फतेह हैदर को नहीं दिया गया था, बाद बाकी अब्दुल खालिक एवं मुइजुद्दीन को जो है बंधक के रूप में अंग्रेजों को दे दिया गया था। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, ठीक है, यह कथन किससे संबंधित है? पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन जो है किस युद्ध से संबंधित है? तो 32 का आंसर डी हो जाएगा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन डी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में यह कथन बोला गया था। अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली, ठीक है। तो 33 का आंसर ए हो जाएगा, महाराजा रंजीत सिंह, महाराणा रंजीत सिंह का यह कथन था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, रंजीत सिंह के राज्य से सम्मिलित था, रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था कौन सा इसमें से? तो 34 का आंसर डी हो जाएगा, श्रीनगर, श्रीनगर। नेक्स्ट है सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो 35 का आंसर डी हो जाएगा, दलीप सिंह, दलीप सिंह। अगला पॉइंट है रंजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था? तो 36 का आंसर बी हो जाएगा, दीनानाथ। रंजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था? तो दीनानाथ। अगला पॉइंट है 37 नंबर, निम्नलिखित में से किसने फतेह चंद को जगत सेठ सी की उपाधि प्रदान की थी? तो 37 का आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, मुहम्मद शाह, ऑप्शन डी मुहम्मद शाह। अगला पॉइंट है 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी निम्नांकित में से कहाँ थी? तो 38 का आंसर सी हो जाएगा, मुर्शिदाबाद, ठीक है, मुर्शिदाबाद। नेक्स्ट है 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो 39 का आंसर बी हो जाएगा, जॉब चरनॉक जो है कलकत्ता का संस्थापक था। और कोलकाता किस नदी के किनारे है ये आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट है 40 नंबर, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने बंगाल में भू व्यवस्था को पुनर्गठित किया था? तो 40 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो 41 का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, एम हर्स्ट, एम हर्स्ट। नेक्स्ट है 13 जून 1817 को पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? ठीक है, पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए? तो 42 का आंसर बी हो जाएगा, बाजीराव सेकेंड, बाजीराव सेकेंड। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 43 नंबर, निम्नलिखित में से किन आधारों पर 1851 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहब के 8 लाख सालाना पेंशन के दावे को नामंजूर कर दिया था? तो 43 का आंसर ए हो जाएगा, नाना साहब बाजीराव द्वितीय का लड़का नहीं था, ठीक है, ये जो है ऑप्शन होगा इसका सही। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा हुआ है किससे? कौन सा गवर्नर जनरल से? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स से जुड़ा हुआ है, लॉर्ड हेस्टिंग्स से। नेक्स्ट है 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो 45 का आंसर डी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये सुमेलित नहीं है। बाद बाकी हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध से सम्मिलित है, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध से सम्मिलित है, और लॉर्ड वेलेस्ली जो था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय था। तो ये सभी सुमेलित है, ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? यहाँ भी नहीं पूछ रहा है, तो 45 का आंसर डी हो जाएगा, रुहेलखंड सआदत खां, मतलब रुहेलखंड राज्य का संस्थापक सआदत खां नहीं था, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन ए बी सी सही है। हैदराबाद के चिनकलीज खां थे संस्थापक, अवध का बुरहान उल मुल्क था, और बंगाल का मुर्शिद कुली खां था, ठीक है। तो रुहेलखंड का संस्थापक कौन था ये आप लोग बताएंगे।
नेक्स्ट है 46 नंबर, पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले दो व्यक्ति कौन थे? ठीक है, तो 46 का आंसर बी हो जाएगा, मीर जाफर तथा राय दुर्लभ। मीर जाफर तथा राय दुर्लभ। पलासी का युद्ध कब हुआ था आपको पता होना चाहिए, 1757 में। ठीक है, 1757 में। नेक्स्ट है, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया था? तो 47 का आंसर ए हो जाएगा, शाह आलम, शुजाउद्दौला और मीर कासिम। ठीक है, ऑप्शन ए। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ कौन कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था, मुगल शासक, और शुजाउद्दौला था, और मीर कासिम भी था। तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की थी, लेकिन फिर भी बुरी तरह से हार गया था। अगला पॉइंट है 48 नंबर, बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाली अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, मेजर मुनरो। हेक्टर मुनरो लिखना चाहिए, मेजर मुनरो लिखा हुआ है, हेक्टर मुनरो था। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है 49 नंबर, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व स्थापित कर दिया वह कौन सा युद्ध था? तो 49 का बी हो जाएगा, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्लासी के युद्ध के विषय में सत्य नहीं है? ठीक है, सत्य नहीं है। तो 50 का आंसर ए जो है, 23 जून 1775 को प्रातः यह युद्ध प्रारंभ हुआ और इसका अंत उसी दिन शाम काल को हो गया। ये 1775 नहीं होगा, 57 रहता तो सही हो जाता है, ये इसलिए 75 के कारण गलत हो गया। बाद बाकी तीनों ऑप्शन बी सी डी सही है। सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को युद्ध के दौरान अपने कैंप में बुलाया था, ये सही है। नवाब के तोपखाने के प्रमुख मीर मदन की हत्या युद्ध के प्रारंभ में हो गई, ये भी सही है। 23 जून को दिन के मध्य में नवाब युद्ध का मैदान छोड़कर पलायित हो गया था, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था कौन से युद्ध में? ठीक है, तो 51 का आंसर ए हो जाएगा, प्लासी के युद्ध में। प्लासी के युद्ध में। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किस एक कवि ने प्लासी की लड़ाई को एक अस्थाई दुख भरी रात कहा था? एक अस्थाई दुख भरी रात किसने कहा था? तो ये नवीन चंद्र सेन जी ने कहा था, नवीन चंद्र सेन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था, मीर जाफर। ऑप्शन ए सही होगा। अगला पॉइंट है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अनुदान 1765 ईस्वी में किसके साथ संधि से प्राप्त हुआ था? तो 54 का आंसर ए हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के साथ संधि से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है 55 नंबर, इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित की थी? तो इलाहाबाद की संधि को रॉबर्ट क्लाइव, शुजाउद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय ने निष्पादित की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल की दुर्घटना घटित हुई थी? ब्लैक होल की घटना जो हुई थी किसके शासनकाल में घटी हुई थी? तो ये था 56 का सी, सिराजुद्दौला, जो प्लासी के युद्ध से संबंधित है। ठीक है, प्लासी के युद्ध से। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन है, 1763 के कई युद्धों में मीर कासिम को हराने वाला ब्रिटिश अधिकारी जो था वो कौन था? 1763 के कई युद्धों में मीर कासिम को हराने वाला ब्रिटिश अधिकारी का क्या नाम था? तो ये मेजर हेक्टर मुनरो। ऑप्शन ए सही होगा। अगला पॉइंट है, निम्नांकित में से किस इतिहासकार ने कहा कि सन 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी की अवधि में बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य था? ठीक है, किसने कहा था? तो 58 का आंसर ए हो जाएगा, के.एम. पनिक्कर जी ने कहा था। ठीक है, कि ये डाकू राज्य है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कौन सा मुद्दा मीर कासिम एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का मुख्य कारण था? ठीक है, तो 59 का आंसर सी हो जाएगा, कंपनी द्वारा अंतर्देशीय व्यापार का पूर्णतः समापन जो था ये सबसे बड़ा झगड़े का मुख्य कारण था। अगला पॉइंट है 60 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान समूह की जमींदारी इब्राहिम खां ने अंग्रेजों को बख्श दी थी? तो 60 का आंसर ए हो जाएगा, सूतानाती, कालीकाता एवं गोविंदनगर। ऑप्शन ए। अगला पॉइंट है, बंगाल के दोहरे शासन को किस अंग्रेज शासक ने समाप्त किया? ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियनों की तुलना मधुमक्खियों से की है? VBI क्वेश्चन है। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियनों की तुलना मधुमक्खियों से की है? तो 62 का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, अलवर्दी खां।
अलवर्दी है। अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से कौन नवाब सिराजुद्दौला के प्रति स्वामी भक्ति में विशिष्ट था। ठीक है, तो 63 का आंसर सी हो जाएगा, मीर मदान। अगला पॉइंट है किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। तो 64 का आंसर बी हो जाएगा, जीबी मैकर। ठीक है, जीबी मैकर, जीबी मैक है, मैकर नहीं है, मैक। नेक्स्ट है 65 नंबर, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय राजा कौन सा था जिसने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, तो 65 का आंसर तो आप लोग को पता होना चाहिए, ये कौन था, हैदराबाद था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, हैदराबाद। और हैदराबाद किस नदी के किनारे, ये आप लोग को पता है तो जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन, डलहौजी से पहले हड़प नीति को निम्नलिखित में से किस पर लागू कर दिया गया था। डलहौजी से पहले, तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इन सभी पर। ठीक है, मांडवी, सूरत, कोलाबा और जालौर पर, इन सभी पर कर दिया गया था डलहौजी से पहले ही। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले इसमें कौन आ जाएगा, तो 67 का आंसर सी हो जाएगा, 1 3 4 2। पहले नंबर पर आ जाएगा सतारा, दूसरे नंबर पर आपका बघाट आएगा, तीसरे नंबर पर उदयपुर आएगा और चौथे नंबर पर जो है वो झांसी आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 1 3 4 2। ठीक, नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर जॉनसोर की नीति को किस नीति के रूप में दर्शाया गया है। तो 68 का आंसर सी हो जाएगा, गैर हस्तक्षेप की नीति के रूप में दर्शाया गया है। अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, किसने स्वीकार नहीं किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 69 का बी हो जाएगा, सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था इंदौर के होलकर ने। इसमें तो सी दे रहा है, जोधपुर के राजपूत राज्य ने, जो कि मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डाउटफुल है, आप लोग बताइएगा थोड़ा सा देख के। मेरे हिसाब से इसका आंसर जो हो जाएगा बी होना चाहिए, इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। और यहाँ दिया जा रहा है जोधपुर के राजपूत राज, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग पर मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नहीं तो कल मैं देखता हूँ इसका आंसर फिर आपको बताऊँगा, तो ये आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। ठीक है, तो 70 का आंसर ए हो जाएगा, जेम्स आउटरम। अगला पॉइंट है 1802 ईस्वी में पेशवा ने बसई की अप्रतिष्ठित सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर किससे पराजित होने के बाद किए थे। ठीक है, तो 71 का आंसर बी हो जाएगा, इंदौर के होलकर से पराजित हुआ था। 72 नंबर क्वेश्चन है, स्थान है और अंग्रेजों द्वारा विलय का वर्ष इसमें दिया गया है। तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, 2 1 4 3। ठीक है, पहले 2 आएगा, फिर 2 1 4 3। ठीक है, तो संबलपुर जो 1849 में, सतारा 1848 में, अवध जो है 1856 में और झांसी 1853 में अंग्रेजों द्वारा विलय किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था। ठीक है, तो 73 का आंसर बी हो जाएगा, सतारा। ठीक है, सतारा कब हुआ था, तो अभी मैंने बताया था, सतारा 1848 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ था। तो 74 का आंसर सी हो जाएगा, निजाम अली। अगला पॉइंट है किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। तो अस्थाई बंदोबस्त जो प्रारंभ हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1793 ईस्वी में, 1793 में। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त। अगला पॉइंट है 76 नंबर, मद्रास में रैयतवारी भूमि बंदोबस्त के प्रति संस्थापक कौन थे। तो 76 का आंसर डी हो जाएगा, हेक्टर मुनरो। अगला पॉइंट है 77 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित करना है एक दूसरे से। ठीक है, तो 77 का आंसर ए हो जाएगा, 4 3 2 1, 4 3
1। तो जोनाथन डंकन जो थे बनारस का अस्थाई बंदोबस्त, थॉमस मुनरो से संबंधित था रैयतवाड़ी बंदोबस्त, कॉर्नवालिस से संबंधित था बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त, और हॉल्ट मैकेंजी ने महलवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 78 नंबर, अस्थाई भूमि व्यवस्था में जमींदारों का हिस्सा कितना होता था? तो 78 का आंसर सी हो जाएगा, 1/11 भाग, 1/11 भाग। नेक्स्ट है 79 नंबर, अस्थाई भूमि व्यवस्था के बारे में आरसी दत्त के क्या विचार थे? तो 79 का आंसर ए हो जाएगा, उन्होंने इसका पूर्ण समर्थन किया था, उन्होंने इसका पूर्ण समर्थन किया था। नेक्स्ट है 80 नंबर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसके समय में अलग अलग कर दिए गए थे? ठीक है, तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला पॉइंट है 81 नंबर, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा भू राजस्व की पंचवर्षीय कृषि व्यवस्था परिवर्तित करने का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा भू राजस्व की व्यवस्था करने में हेस्टिंग्स की अक्षमता। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? ये VVI क्वेश्चन है आपके लिए। तो 82 का आंसर सी हो जाएगा, 1871। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 में अधिनियमित हुआ था। नेक्स्ट 83 नंबर, सबसे अधिक बोली लगाने वाले भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, तो 83 का आंसर बी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। 84 नंबर क्वेश्चन है, किसने शिकायत की थी कि भू राजस्व के दुष्प्रभाव के कारण 1/3 बंगाल वनचरों के निवास योग्य जंगल में परिवर्तित हो गया है? 84 का आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है 85 नंबर, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने कहा कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है? ठीक है, तो 85 का आंसर ए हो जाएगा, सहचर समाचार पत्र में ऐसा कहा गया था। ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को ऐसे नहीं मिल सकते, NCERT बुक पढ़ेंगे तभी मिलेगा। तो आप लोग ज़रूर मेरे वीडियो को देखिए और जितनी भी तैयारियाँ आप लोग कर रहे हैं उसमें सफलता सुनिश्चित करें, यही मैं कामना करता हूं। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 86 नंबर, भारत में जब रेल मार्ग पहली बार प्रचलित हुआ तो उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो 86 का आंसर बी होगा, कृषि वाले क्षेत्रों को बाजार से जोड़ना था। ठीक है, कृषि वाले क्षेत्रों को क्या करना था, बाजार से जोड़ना था। अगला पॉइंट है 87 नंबर, पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकीय अनुमान प्रस्तुत किसने किया था? तो 87 का आंसर ए हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी। अगला पॉइंट है, दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों का ध्यान धन निष्कासन सिद्धांत की ओर खींचा? तो 88 का आंसर ए हो जाएगा, इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट है 89 नंबर, ब्रिटिश भारत में रेलवे की उपयोगिता पर किसने कहा कि ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है? तो 89 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। 90 नंबर, भारत से इंग्लैंड के लिए धन का निष्कासन किसके बाद प्रारंभ हुआ था? तो 90 का आंसर बी हो जाएगा, दीवानी प्रदान करने के बाद, दीवानी प्रदान करने के बाद। अगला पॉइंट है 91 नंबर, भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन था? भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन था? तो 91 का आंसर डी हो जाएगा, रमेश चंद्र दत्त, रमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट है, व्हिटले कमीशन का संबंध किससे है? तो 92 का आंसर ए हो जाएगा, श्रम से। ठीक है, व्हिटले कमीशन का संबंध श्रम से है। 93 नंबर क्वेश्चन है, 1881 ईस्वी का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः किससे संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बाल मजदूर से। ठीक है, बाल मजदूर से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित कथनों में से कौन सही नहीं है? ठीक है, तो 94 का आंसर सी हो जाएगा, ब्रिटिश काल में भारत विनिर्मित माल का आपूर्तिकर्ता था, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका 95 नंबर, 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन तांबे एवं पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे? तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बनारस, पूना और नासिक। बनारस, पूना और नासिक जो थे तांबे एवं पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे 18वीं शताब्दी में। ठीक है,
अगला पॉइंट है 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था। 19वीं शताब्दी में पूछा जा रहा है, तो 96 का आंसर सी हो जाएगा, भू राजस्व। ठीक है, भू राजस्व उस समय बहुत था। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत से ब्रिटेन को निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात करते थे। तो 97 का आंसर डी हो जाएगा, कपास का। ठीक है, कपास का। अगला पॉइंट है भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है। तो 98 का आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन को। ठीक है, लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट 99 नंबर, भारतीय कारखाना अधिनियम 1911 के द्वारा वयस्क पुरुष श्रमिकों के लिए प्रतिदिन कार्य के कितने घंटे निर्धारित किए गए थे। तो 99 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 12 घंटे। ठीक है, 12 घंटे। अगला पॉइंट है किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसने कहा था। तो ये आरसी मजूमदार का कथन था। आरसी मजूमदार, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट है 101, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। VVI क्वेश्चन है, मैंने 25 बार इसको बताया होगा अभी तक, जितने भी सेशन हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन आ ही जाता है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे वो पामस्टन थे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 102, बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो 102 का आंसर कौन सा हो जाएगा। बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था। तो बिहार में कौन थे, कुंवर सिंह थे, कुंवर सिंह। ठीक है, 102 का आंसर बी हो जाएगा। 103 नंबर, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 103 का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। 104 नंबर क्वेश्चन है 1857 की घटना के बारे में यह किसने कहा कि यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम था। यह कथन किसका है। तो 104 का सी हो जाएगा, स्टैनले वालपोर्ट। ये नया क्वेश्चन मेरे को भी मिला है, तो आप सब इसको जरूर ध्यान में रखिए, ये थोड़ा सा अलग है। नेक्स्ट है 105 नंबर, मंगल पांडे ने किसको गोली मारी थी। ठीक है, मंगल पांडे ने किसको गोली मारी थी। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ह्यूजसन को, ह्यूजसन को। ठीक है, नेक्स्ट है 106 नंबर, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था। तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ जो था वो तत्या टोपे था, तत्या टोपे। और तत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। तो रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था। ठीक है, 50,000 का इनाम था। तो 107 का आंसर डी हो जाएगा, फैजाबाद का मौलवी, फैजाबाद का मौलवी अहमदुल्ला जो थे, फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला, उन पर था 50,000 का इनाम। नेक्स्ट है 108 नंबर, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था। तो 108 का आंसर ए हो जाएगा, मौलवी अहमद उल्ला शाह। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से किसने महक परी की पदवी दी गई थी। महक परी किसे कहा जाता था। तो बेगम हजरत महल को। 109 का आंसर बी हो जाएगा, बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। इन्होंने लखनऊ से जो है बेगम हजरत महल, इन्होंने 1857 का विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है 110 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है कि कौन सा नेता कहाँ से लड़ा था ये 1857 का विद्रोह। तो झांसी से क्या हो जाएगी, रानी लक्ष्मीबाई, ये आपको पता है। लखनऊ से बेगम हजरत महल, अभी बताया था। कानपुर से कौन हो जाएगा, और फैजाबाद से तो है मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला हो जाएगा, फैजाबाद से। ठीक है, तो इसका आंसर पहले देख लेते हैं। कानपुर का तो इसमें है नहीं, कि गलत है इसमें। तो 110 का आंसर जो है ए हो जाएगा, 4 3 2 1। ठीक है, 4 3 2 1। ये कानपुर से तो जो नाना साहब थे अजीमुल्ला बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत यहाँ हो गया है। तो कानपुर से कौन थे, नाना साहब थे, और तत्या टोपे उसके वास्तविक सैन्य, ठीक है, सैनिक थे। ठीक, तो यहाँ ये थोड़ा सा गलत हो गया है, आप लोग देख लीजिएगा, कानपुर से नाना साहब थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 111 नंबर क्वेश्चन,
1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली से कौन था? तो खान बहादुर खां थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, खान बहादुर खां। अगला पॉइंट है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो जन्मस्थली कहाँ है? तो 112 का आंसर सी हो जाएगा, वाराणसी, वाराणसी। नेक्स्ट है 113 नंबर, निम्नलिखित नीतियों में से कौन सी एक नीति 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने देशी राज्यों के प्रति अपनाई थी? तो 113 का आंसर जो हो जाएगा और डी हो जाएगा, भारतीय राज्यों की यथा स्थिति बनाए रखना। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 114 नंबर, 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में क्या अनुपात था? ठीक है, तो 114 का आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में क्या अनुपात था? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 1:5 हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है 1857 की क्रांति के आरंभ के पूर्व निम्नलिखित में कौन सा भारतीय सैनिकों में आक्रोश का कारण नहीं था? तो 115 का आंसर डी, सेना में गैर ब्राह्मण की रसोइयों के रूप में नियुक्ति ये नहीं था। बाद बाकी ये जो है तीनों था। भारतीय सैनिकों का वेतन कम था इसलिए भी आक्रोश था, उनकी पदोन्नति सूबेदार के पद तक सीमित थी, और आपत्तिजनक पशु की चर्बी से चिकनी की गई कारतूसें। ठीक है, तो ये जो तीनों जो था आक्रोश का कारण था। 116 नंबर, किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो राष्ट्रीय विद्रोह जो था वो डिजरायली ने कहा था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, किसने कहा था मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था? ठीक है, तो 117 का आंसर ए हो जाएगा, सुरेंद्र सेन ने ये कहा था, सुरेंद्र सेन। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो 118 का आंसर सी हो जाएगा, बख्त खां को दिया था, बख्त खां। नेक्स्ट है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो 119 का आंसर ए हो जाएगा, सैयद अहमद खां, सैयद अहमद खां। किसने कहा कि 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है? ठीक है, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है, तो ये किसने कहा था? तो ये जो कहा था जेम्स आउट्रम ने कहा था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामिन ए कोह का अर्थ क्या होता है? दमन ए कोह या दामिन ए कोह का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन को दामिन ए कोह के नाम से जानते थे। 122 नंबर, किसने 1840 ईस्वी के करीब कूका आंदोलन को प्रारंभ किया था? तो 122 का आंसर बी हो जाएगा, हरि सिंह नलवा, हरि सिंह नलवा। 122 का आंसर बी ना होगा, सॉरी, कूका आंदोलन है ना, बी होगा, भगत जवाहर मल। ठीक है, भगत जवाहर मल, ऑप्शन बी होगा। ठीक, ये नहीं होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, भगत जवाहर मल कूका आंदोलन से संबंधित। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? ठीक है, सन्यासी विद्रोह के लेखक तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। 124 नंबर, महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता कौन था? तो 124 का आंसर ए हो जाएगा, जदोनांग। ठीक है, जदोनांग। 125 नंबर, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था? वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो 125 का आंसर ए हो जाएगा, केरल में, केरल में। नेक्स्ट है 126 नंबर, जिया तरंग आंदोलन कहाँ पर आरंभ हुआ था? जिया तरंग आंदोलन कहाँ पर आरंभ हुआ था? तो 126 का आंसर सी हो जाएगा, मणिपुर में, मणिपुर में। अगला पॉइंट है, ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोह के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो 127 का आंसर सी हो जाएगा, मदुरै, मदुरै। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 128 का आंसर डी हो जाएगा, अहोम 1815, अहोम 1815। अगला पॉइंट है 129 नंबर, 129 का ए पहले ऑप्शन देख लेते हैं, 2 4 3 1, 2 4 3 1। तो बैरकपुर विद्रोह जो हुआ था वो 1824 में नवंबर में हुआ था। बहरामपुर विद्रोह जो हुआ था फरवरी 1857 में। संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855-56 में, और बेल्लोर विद्रोह 1806 में हुआ था। ठीक है, बेल्लोर विद्रोह 1806 में। 130 नंबर है, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी का नेता कौन था? ठीक है, तो 130 का आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा,
फजलुल हक। अगला पॉइंट है 1859 में बंगाल में घटित नील विद्रोह के नेता का नाम इंगित कीजिए। तो 1859 में नील विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा दिगंबर बिश्वास, ऑप्शन सी। नील विद्रोह का नेता कौन था? दिगंबर बिश्वास। अगला पॉइंट है 132 नंबर, निम्नलिखित में से किसने नदिया जिले के गोविंदपुर ग्राम में नील आंदोलन प्रारंभ किया था? ठीक है, तो 132 का आंसर बी हो जाएगा, दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास। ठीक है, दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 133 नंबर, 1924 में बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो 133 का आंसर ए हो जाएगा, मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। अगला पॉइंट है बिजौलिया आंदोलन किससे संबंधित था? VVI क्वेश्चन है। बिजौलिया आंदोलन जो था वो राजस्थान से संबंधित था, राजस्थान से। 1921 का मोपला विद्रोह जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो 1921 का मोपला विद्रोह जो हुआ था वो ऑप्शन सी होगा, मालाबार तट में हुआ था। ठीक है, मोपला विद्रोह जो हुआ था वो केरल के मालाबार तट पर हुआ था। अगला पॉइंट है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो 136 का आंसर सी हो जाएगा, 1875। अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो 137 का आंसर डी हो जाएगा, दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 138 नंबर, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर 1784 हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय के सामाजिक धार्मिक विचारों का विरोध करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन शुरू हुआ था? तो 139 का आंसर बी हो जाएगा, चंद्रिका का प्रकाशन शुरू हो गया था। अगला पॉइंट है मोहम्मद कासिम नानोतवी का नाम किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, मोहम्मद कासिम नानोतवी का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो 140 का आंसर बी हो जाएगा, देवबंद आंदोलन से, देवबंद। अगला पॉइंट है भारत में यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ निम्नलिखित में से किसने किया था? तो 141 का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, हेनरी लुइस विवियन डिरेजियो। 142 नंबर, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है, उपयुक्त कथन किसका है? तो 142 का आंसर ए हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद का। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध किस आंदोलन को जाना जाता है? तो 143 का आंसर सी हो जाएगा, बहावी आंदोलन। अगला पॉइंट है 144 नंबर, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो 144 का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 1 3 4, 2 1 3 और 4। ठीक है, 2 1 3 4। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की गठन किया था, देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन को, और आत्माराम पांडुरंग जो थे वो प्रार्थना समाज के। ठीक है, प्रार्थना समाज के। तो 2 1 3 4 ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, तो 145 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती को। ठीक है, इन्होंने ही कहा था वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट है 146 नंबर, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर जो कहा जाता है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती को। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए यह नारा दिया था? ये ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत भारतीयों के लिए, ऑप्शन सी, आर्य समाज ने यह नारा दिया था। विधवा विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह की वैधानिक अनुमति किस वर्ष मिली थी? तो 149 का आंसर डी हो जाएगा, 1856 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक ने ईश्वरचंद विद्यासागर का घनिष्ठ संबंध था? ईश्वरचंद विद्यासागर का घनिष्ठ संबंध था किस चीज़ से? तो 150 का आंसर सी हो जाएगा, विधवा विवाह से। अगला पॉइंट है किसके प्रयत्नों का फल था कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है, हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट किसने शुरू किया था? तो 151 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर।
नेक्स्ट है अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सती प्रथा को अवैधानिक घोषित किया गया। ठीक है, अवैधानिक घोषित किया गया तो 152 का आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, रेगुलेशन 17 ऑफ 1829। ठीक है, 17वें अधिनियम 1829 के तहत ये खत्म किया गया था। और 153 नंबर, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है, तो ये है राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। तो दोस्तों ये सेशन आज यहीं ख़त्म करते हैं 153 क्वेश्चन का। फिर इसके बाद हम आगे मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें। और आधुनिक भारत जो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। और बाद बाकी ध्यान तो सभी सब्जेक्ट पर देना है, लेकिन आधुनिक भारत जो है रीढ़ की हड्डी माना जाता है हिस्ट्री में, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर उस कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं। और आपसे फिर से निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ऑल द बेस्ट।